हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा प्राचीन इतिहास के कुछ मॉडल पेपर यानी कि प्रश्न में जो मैंने आपको मॉडल पेपर में लास्ट का क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो BA पार्ट 2 फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाजवाब क्लास होगी। मैंने उनको जो आपको मॉडल पेपर बताया है, मॉडल पेपर में मैंने सेक्शन C का क्वेश्चंस आपको पूर्ण रूप से क्लियर नहीं किया है, तो वो चीज़ें मैं आपको अलग से वीडियो बताने के लिए बोला था। तो आज की क्लास में हम आपको लॉन्ग आंसर के बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और जो हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बिल्कुल दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ आज की क्लास में। और आज की क्लास में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में आपको सारे पॉइंट बताए जाएंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज़ें आप लोग दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिए। और इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग जुड़कर बिल्कुल PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास में कैसे प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों प्रश्न आज का आपका यहाँ पे ये देखने को मिला है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये आपका आज की क्लास में रहेगी। इसमें आपको हम बताएंगे आज की क्लास में कि जो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था उस पर कारण क्या थे। तो मुख्य कारण इसमें हम आपको बताएंगे। इसमें लिखना होगा आपको कि गुप्त वंश की स्थापना काल से लेकर बीच की 2 शताब्दियों तक गुप्त साम्राज्य यानी कि पहला तो आपका आता है पल्लवित और विकसित होता रहा है। इसका श्रेय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को दिया जा सकता है। यानी कि इनके जो गुप्त साम्राज्य का जो श्रेय दिया जाता है वो आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य को दिया जाता है, जिनके सतत परिश्रम और कार्यकुशलता के कारण गुप्त साम्राज्य उन्नत की चरम सीमा पर पहुंच गया था। और स्कंदगुप्त इस स्वर्ण युग का अंतिम नरेश था, जिसके प्रताप का सूर्य संपूर्ण उत्तरी भारत पर चमकता रहा। परंतु स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद ही गुप्त साम्राज्य अवनति के मार्ग पर अग्रसर होने लगा। वास्तव में गुप्त साम्राज्य का अधःपतन कोई आकस्मिक अथवा अल्पकाल में ही घटित होने वाला विवरण नहीं था। इसके संपन्न होने में लगभग 82 वर्ष यानी कि 468 से 550 ईसा पूर्व का दीर्घकाल लग गया था। इन्होंने लगभग 82 वर्ष तक अपना इसका जो संपन्न कार्य दीर्घकाल बताया गया है वो 468 से 550 ईस्वी तक बताया गया है। इस संबंध में डॉक्टर RC मजूमदार का मतलब है, इसमें मंतव्य बताया है उन्होंने। उनका कहने का मतलब है कि गुप्त साम्राज्य के विनाश में उन्हीं परिस्थितियों का योगदान दृष्टिगोचर होता है जो कि मौर्य साम्राज्य तथा कालांतर में मुग़ल साम्राज्य के हैं। यानी कि जो मुग़ल साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य ने अपना अस्तित्व बनाया था उसमें ये सक्रिय हास्य था। लगभग इसी प्रकार पर डॉक्टर राय चौधरी का कहना है कि आपका विचार है कि गुप्त साम्राज्य के अधःपतन के जो कारण कहे जा सकते हैं वे ही गुप्त वंश की विनाश क्रिया में भी सक्रिय हुए थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से कारण थे आइए हम आपको यहाँ पे बताएंगे। गुप्त साम्राज्य के जो पहला कारण था हूणों के आक्रमण। पहला लिखेंगे आप हूणों के आक्रमण। गुप्त अभिलेखों से पता चलता है कि हूणों का आक्रमण लगभग कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंतिम समय में हुआ। वे गुप्तों का कुछ भी बिगाड़ने में असमर्थ रहे और इनका सामना करने एवं भगाने में विशेष रूप से स्कंदगुप्त को बड़ी परेशानी एवं कठोर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भीतरी अभिलेख के अनुसार जिस समय हूणों और स्कंदगुप्त का युद्ध हुआ उस समय स्कंदगुप्त की भुजाओं के प्रताप से संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी और एक बवंडर उठ खड़ा हुआ।
तो ये हूणों के आक्रमण में आपका आ गया। फिर आप लिखेंगे इसमें हूणों से समगतस्य समरे दौर्ध्याधरा कंपिता है। दौर्ध्याधरा का मतलब होता है पृथ्वी, और यानी कि संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। उसके बाद फिर परंतु स्कंदगुप्त के मरते ही इन लोगों ने गुप्तों को आघात पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। कौशाम्बी के हूण राज्य तोरमाड़ की मुद्रा प्राप्त हुई और बुद्धगुप्त के काल में एरण यानी कि पूर्वी मालवा, एरण को कहते हैं हम पूर्वी मालवा में महाराज मातृविष्णु बुद्धगुप्त के अधीनता स्वीकार करता था। और परंतु इस गुप्त की मृत्यु के बाद मातृविष्णु का अनुज यानी कि धन्य विष्णु उसी क्षेत्र में हूण नरेश यानी कि तोरमाड़ की अधीनता स्वीकार करने लगा था। तो ये था हूणों के आक्रमण में। इसमें इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि वर्षे प्रथमे पृथ्वीं पृथ कीर्तो पृथ्यतो महाराजाधिराज श्री तोरमाड़े प्रशस्ति। इस संबंध में डॉक्टर UN राय का मत है कि एकमात्र इस तथ्य को ही गुप्तों की शक्ति के ह्रास का सबल कारण मान लेना सर्वथा समाचीन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य घटनाओं का भी गुप्तों के आंतरिक शांति का क्षतिकारक प्रभाव पड़ा था। दूसरा आपका आता है कि सामंत संघीय संगठन यानी कि सामंत संघीय संगठन यानी कि पहले जो आपका हूणों का होता है इसमें आपका आता है, जो हूणों में आता है इसमें स्कंदगुप्त का के कारण ही पतन शुरू हुआ। यानी कि स्कंदगुप्त के बाद में इसका पतन शुरू होने लगा था पहले में। उसके बाद फिर इसका मुख्य कारण था स्कंदगुप्त के मरने का कारण। यही आपका इनका पहला होता है हूणों का साम्राज्य। फिर दूसरा आता है सामंत संगठीय यानी कि सामंत संघीय संगठन। इसमें आपको लिखना है कि गुप्त काल में सामंतवादी प्रथा होने के संबंध में सबसे सबल प्रमाण उनके अभिलेख ही हैं। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रमाण ज्ञामन परितोष चित प्रचंड शासनाएँ। यानी इसमें कहा है कि सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन परितोषित प्रचंड शासनस्य, अर्थात वे सभी उस प्रकार के कर देते थे यानी कि वे उसे सभी प्रकार के कर देते थे। सामंत अपने अपने इसका अर्थ होता है कि सामंत अपने अपने क्षेत्रों में परंपरागत आधार और एक नरेश की भांति राज्य करते थे। उन्हें भी सेना रखने का अधिकार प्राप्त था तथा निजी भूभाग में वे कर आदि वसूल करते थे। इसके बदले में उन्हें सम्राट को पूर्व निर्धारित वार्षिक धनराशि भेंट रूप में देनी होती थी तथा युद्ध के अवसर पर सैनिक सहायता प्रदान करनी पड़ती थी। तो इस तरीके से इनका ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करनी पड़ती थी। भूभाग भी देना, भूभाग के कर वसूल भी करने पड़ते थे, वार्षिक धनराशि भी भेंट के रूप में देनी होती थी और युद्ध के रूप में सैनिक सहायता भी प्रदान करनी पड़ती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि गुप्त वंश के सामंतों के विरोधी कार्यवाहियों के कारण उनके साम्राज्य में विघटन की सरल प्रवृत्तियां क्रियाशील हो उठी। सामंतों की दी गई सुविधाएं एवं छूट मुख्यतः अस्थायी सेना एवं परंपरागत आधार पर राज्य करने का विशेषाधिकार प्राप्त साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। डॉक्टर UN राय के अनुसार कहा गया है कि यदि सामंतवादी प्रथा को समाप्त कर सभी विषयों एवं भुक्तियों में उन्होंने सीधा नियंत्रण स्थापित करने की सूक्ष्मदर्शिता दिखाई होती है तो यह तथ्य उन साम्राज्य के अस्थायित्व के पक्ष में हुआ होता है। फिर तीसरा आता है कि प्रांतपतियों के विशेषाधिकार। इसमें लिखेंगे आप हेडिंग डाल के कि गुप्त वंशीय अभिलेखों में ऐसा परिलक्षित होता है कि राजकुमारों के अतिरिक्त कुछ सुयोग्य कर्मचारी भी प्रांतपति के पद पर नियुक्त किए जाते थे। जो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में पर्णदत्त यानी पर्णात का मतलब है सुराष्ट्र, चिरादत्त जिसे कहते हैं पुंडवर्धन भुक्ति नामक कर्मचारी राज्य के प्रांतपति के रूप में शासन करते थे। इसी प्रकार इंदौर के लेख में यानी कि सरबंस की चर्चा है जो अंतर्वेदी में शासन करता था। एरड़ अभिलेख में चर्चित सरिस्म चंद्र कालिंदी यानी यमुना एवं नर्मदा नदियों
भी अंतर्वेदी इनकी दोआब में शासन करता था। ये राज्यपाल उपनरेश की भांति अपने अपने क्षेत्रों में ठाट बाट के वातावरण में शासन करते थे और इनको कर्मचारियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इन तथ्यों के आधार पर डॉक्टर UN राय का मतलब था कि केंद्रीय शक्ति के दुर्बल होते ही इन राज्यपालों ने अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया और गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम सौराष्ट्र प्रांत अलग हुआ था। महत्वाकांक्षी प्रांतपति वास्तव सम्राट भक्त होकर अवसरवादी एवं स्वार्थ सेवी थे और उनकी कल्पित संरक्षण की भावना एवं विरोधी प्रवृत्तियां गुप्त साम्राज्य के ढांचे के लिए ध्वंसात्मक सिद्ध हुई। फिर चौथा आता है आंतरिक कलह। गुप्त वंश में आंतरिक कलह होने के भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इसका प्रथम उदाहरण प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। कहा गया है कि जिस समय समुद्रगुप्त को युवराज घोषित किया गया उस समय उसके भाई इनकी तुल्य कुलज उदासी हो गए और मलाना मदोच्छिता। इस प्रकार उनके मन में बदला लेने की भावना ने जन्म लिया। परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त के कुछ भाइयों को तो बाहुबल भी दबा दिया था, यानी कि स्वभुजबल विजिता, जिसे कहते हैं हम स्वभुजबल विजिता, तथा कुछ को स्नेह द्वारा जीत लिया था, जिसे हम कहते हैं उस भाषा में स्नेहन। उसके कुछ भाइयों ने अपने कुकृत्य पर खेद, यानी कुकृत्य का मतलब होता है पश्चाताप, पर प्रकट किया। दूसरा प्रमाण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में राजलक्ष्मी अनेक राजकुमारों के बीच स्कंदगुप्त का वर्णन करती हुई प्रदर्शित की गई हैं। इस प्रकार डॉक्टर उदय नारायण राय ने लिखा है कि ऐसी आपत्ति बेला में जबकि हूणों के आक्रमण एवं सामंतों के विद्रोह के कारण गुप्त साम्राज्य पहले से ही क्षीण होने लगा था, परिणाम स्वरूप गुप्त वंशीय राजकुमारों ने पारंपरिक संगठन एवं एकता की दूरदर्शिता न दिखाकर आंतरिक झगड़े की कलह में का वातावरण उत्पन्न किया। यानी कि जो बाहर का कलह था उसको छोड़कर वो आंतरिक कलह में उलझ गए। इस वजह से जो गुप्त साम्राज्य का घातक सिद्ध हुआ वो इसी प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर पाँचवा आपका आता है कि बौद्ध धर्म का स्वीकार करना। अभिलेखों में प्रमाणित होता है कि स्कंदगुप्त के काल तक गुप्त नरेश साम्राज्यवादी नीति के समर्थक थे और वैदिक धर्म एवं कर्मकांड यानी कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म के उन्नायक थे। ये मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को उपासक माने जाते थे और शैव धर्म के उपासक माने जाते थे। कर्मदंडा अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम का सेनापति जो है वो पृथ्वी सेठ शिव का उपासक था, यानी कि भगवतो महादेवीश्य। उसके पूर्व शैव वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय को परराष्ट्रीय मंत्री था और स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में से कुछ ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और कुछ बुद्धगुप्त को। बालादित्य एवं ब्रज, पुरुगुप्त एवं नरसिंहगुप्त के लिए भीतरी के राज मुद्रा लेख में यानी कि परम भागत की उपाधि नहीं मिलती। बौद्ध धर्म के अवलंबन के कारण इन लोगों ने अहिंसा नीति का अवलंबन कर लिया होगा, जिसका क्षतिकारक है वो प्रभावी उनकी शक्ति के ऊपर पड़ा। और इसका प्रमुख उदाहरण ह्वेनसांग के विवरण से मिलता है। ह्वेनसांग के अनुसार कि बौद्ध मतावलंबी गुप्त नरेशों की दयालुता एवं उदारता के प्रति लोगों की श्रद्धा थी, परंतु उनके शौर्य एवं पराक्रम के लिए नहीं। उनकी राजशक्ति भूलों एवं कमज़ोर नीतियों की लाभवर्धनों मौखरियों उत्तर गुप्तों एवं गौड़ों ने भी उठाया था। नियंत्रण एवं भय हटा देने के कारण ही इन राजवंशों के नरेशों की महत्वाकांक्षी असातीत बढ़ गई थी। छठा था कि शासन व्यवस्था में दोष। इसकी शासन व्यवस्था का दोष क्या है? गुप्त शासन व्यवस्था में भी दोष के लक्षण दिखाई देते हैं। गुप्त अभिलेखों के अनुसार प्रांतपति नृप और उपरविक महाराज जैसी उच्च उपाधियों का राज्यपाल एवं विषयविद धारण करते थे। राजनीतिक सुविधाओं एवं
अधिकारों के उपभोग ने उन्हें स्वतंत्र एवं विद्रोही बनाने में योगदान दिया करते थे। उनमें महत्वाकांक्षी एवं कुचक्र की भावनाएं पहले जैसी विद्यमान थी। अनुकूल अवसर पाते ही वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लेते थे। उच्च पदाधिकारियों का पद आनुवंशिक तथा कुछ मंत्री का पद परंपरागत था। इसके परिणाम यह होता था कि कभी कभी अयोग्य व्यक्ति शासन में प्रविष्ट कर जाते थे और इनके कारण राज्य में भ्रष्टाचार फैलता था। इसी प्रकार अग्रहरदान जागीरदारी प्रथा के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का गहरा धक्का लगा। फिर सातवां आता है यशोधर्मा का उदय। इसमें यशोधर्मा का उदय कैसे होता है? यशोधर्मा के सैन्य अभियान ने भी गुप्त साम्राज्य का आघात पहुंचाया। जो यशोधर्मा का उदय हुआ उसमें सबसे मुख्य कारण था यही कि उसका उपाधि जो था वो जैनेन्द्र था। यह राजाधिराज एवं परमेश्वर की उपाधियों धारण करता था। मंदसौर अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जिन प्रदेशों के ऊपर गुप्त नरेशों ने भी अपना प्रताप शासन नहीं किया था उन पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। पूर्वी सागर से लेकर लोहित नदी के उपकंठ तक, पश्चिमी समुद्र से लेकर पर्वत तक अपने विजय यात्रा की थी। हूण नरेश मिहिर कुल ने अपने बलों की चोटी से गुथे हुए पुष्प रूपी उपहार के रूप द्वारा दोनों पैरों का वंदना की थी। यशोवर्मा शिव के उपासक थे और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका उत्कर्ष बड़ा ही आकस्मिक था। मंदसौर अभिलेख में के अनुसार उसने अपने परिवार की सीमाओं का अतिक्रमण किया था और इसके प्रतीत होता है कि वह सामंत कुल में उत्पन्न हुए थे। वह क्या होता है कि उनको क्या होता है इसमें इन्होंने लिखा है कि सामंत कुल में उत्पन्न हुए माने जाते हैं। गुप्त की यानी कि गुप्तों की गिरती हुई शक्ति का लाभ उसी भली भांति उठाया था। उपयुक्त विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लगभग 300 वर्षों तक शासन करने वाले गुप्त वंश के अधःपतन विवरण भारतीय इतिहास की कोई आकस्मिक घटना नहीं घटी थी और इनमें अनेक कारण सम्मिलित थे, जैसे बाह्य आक्रमण हो गया, सामंत संघीय संगठन हो गया, प्रांतपतियों के विशेषाधिकार, आंतरिक कलह, बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, शासन व्यवस्था में दोष तथा यशोधर्म का उदय। तो यही इसका मूल कारण थे, यानी कि गुप्त के पतन होने के कारण गुप्त काल का। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए आप। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि गुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के समय तक उनके इतिहास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आंसर में लिखना होगा कि गुप्त कौन थे। इसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है कि इनमें विभिन्न मतों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला तो आता है गुप्त शूद्र थे। इन्होंने लिखा कि गुप्त शूद्र थे। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त शूद्र थे। आपका तर्क निम्नलिखित है। इन्होंने लिखा है कि इनका जो तर्क है वो निम्नलिखित रूप से माना गया है कि गुप्त अभिलेखों में कहीं भी गोत्र, परबर एवं जाति का उल्लेख नहीं है। अगर वे उच्च वर्ण के होते तो इसका ये अवश्य ही उल्लेख करते। दूसरा आता है कि कौमुदी महोत्सव जो गुप्तकालीन रचना, इसके नायक चंडसेन को कारस्कर कहा गया है। बौधायन के कारस्कर का तात्पर्य नीच से लगाया है तथा उन्हें बस्ती से बाहर रहने की निर्देश दिया है और इसी आधार पर वे शूद्र थे। तीसरा आता है कि प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्रलेख में उनका गोत्र धारण बताया है। यह गोत्र वाकटक नरेश रुद्रसेन का नहीं हो सकता क्योंकि वे ब्राह्मण थे और जायसवाल के अनुसार अमृत के जाट भी अपना गोत्र धारणी बताते हैं। धारण में गोत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का रहा होगा, अतः वे निम्न वर्णीय थे। चौथा आपका आता है, इसमें उन्होंने लिखा है कि चौथा तर्क जायसवाल ने पुराणों को दिया है, जहाँ कहा गया है कि ततः प्रभूति राजनो भविष्या शूद्र ज्ञान यानुया, अर्थात महानंदों के उपरांत शूद्र राजवंश शासन करेंगे। इसका मतलब होता है महानंदों के उपरांत शूद्र राजवंश शासन करेंगे। दूसरा आता है गुप्त वैश्य थे, यानी कि उन्होंने कहा है गुप्त वैश्य थे। इस मत के समर्थक जॉन एलम एस के आयंगर तथा डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्टेकर हैं। अल्टेकर के अनुसार गुप्त काल में
व्यवसाय का चयन एकमात्र जाति व धर्म के अनुसार होता था। इस संबंध में प्राचीन शास्त्रीय सिद्धांत व्यवहारिक रूप से क्रमशः ढीले पड़ने लगे थे। ब्राह्मणों ने क्षत्रिय एवं वैश्य का कार्य प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार प्राचीन सामाजिक प्रतिबंधों के क्रमशः शिथिल हो जाने के फलस्वरूप वैश्य सैनिक कार्य कर सकते थे। विष्णु पुराण के अनुसार ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा शब्द तथा क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र क्रमशः वर्मा, गुप्त एवं दास शब्द जोड़े। तीसरा आता है गुप्त ब्राह्मण थे। डॉक्टर राय चौधरी, चंद्रवरी पांडे तथा उदय नारायण ने गुप्तों को ब्राह्मण माना और इनका तर्क निम्नलिखित था। पहला आता है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह समकालीन वाकटक नरेश ने से किया। वाकटक ब्राह्मण थे और अंततः ब्राह्मण जो गुप्त ब्राह्मण रहे होंगे ये इन्होंने इस तरीके से माना है। दूसरा आता है कि गुप्तों के धारण गोत्र को राय चौधरी ने मालविघ्नमित्र के आधार पर देवी धारणी में समीकृत किया। वह जो शुंग राजकुमार अग्निमित्र की प्रधान महिषी थी। उसके बाद फिर आता है चौथा कि गुप्त क्षत्रिय थे। इस मत में समर्थक डॉक्टर गौरीशंकर, हरिचंद्र ओझा और डॉक्टर सुधाकर चट्टोपाध्याय। इनका तर्क है कि नंबर 1 कि पंचोब अभिलेख में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है, जिसके नरेश यानी कि मतावलंबी थे तथा अपने पांडव का वंशज मानते थे। संभवतः इस गुप्त वंश का संबंध गुप्त वंश से ही रहा था। दूसरा आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छव राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था और यह क्षत्रिय राजवंश था, अतः चंद्रगुप्त प्रथम भी क्षत्रिय था। तीसरा आता है कौमुदी महोत्सव ने मगध में नरेश सुंदर वर्मा का क्षत्रिय कहा गया और इस ग्रंथ के अनुसार चंडसेन उसका दत्तक पुत्र था। शास्त्रों के अनुसार सवर्ण व्यक्ति ही गोद लिया जा सकता था। चौथा है कि दीर्घकालाय यानी कि दीर्घ निकाय में लिच्छवियों को क्षत्रिय कहा गया है और गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के समय लिच्छवी ने कहते हुए उनकी अस्थियों पर अपना अधिकार रखा कि अपना आप लोग क्षत्रिय हैं, हम भी क्षत्रिय हैं, इसीलिए हमें भी भगवान का शरीर अंश प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद फिर प्रारंभिक नरेश। इसके जो मुख्य नरेश हैं यानी कि राजा, नरेश का मतलब होता है राजा, श्रीगुप्त इसके प्रारंभिक नरेश हैं यानी कि श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक महाराज श्रीगुप्त थे। यह संभवतः सामंत राजा थे। उसके काल में किसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता। इत्सिंग के अनुसार चेलिकेतु यानी श्रीगुप्त ने मृग शिखावन बनवाया था। समुद्रगुप्त ने अपने को प्रयाग प्रशिष्ट में महाराज श्रीगुप्त का पौत्र कहा और यह पाटलिपुत्र था उसके समीप अस्थ प्रदेशों पर शासन करता था और उसका समय 265 ईसा पूर्व रखा जा सकता था। इस गुप्त राजा की मिट्टी की एक मुहर मिली है जिस पर श्रीगुप्त गुप्तस्थ लिखा है और डॉक्टर उदय नारायण राय के अनुसार गुप्त वंश के लोगों यानी कि लिच्छवियों के अत्यंत ऋणी हैं। वस्तुतः लिच्छवी राज की प्राप्ति ने ही गुप्तों की महानता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। कुमार देवी के विवाहोपरांत समस्त लिच्छवी राज्य चंद्रगुप्त प्रथम को प्राप्त हो गया। उनका राज्य विस्तृत हो गया और उनका अधीनस्थ स्थिति समाप्त हो गई। महाराज श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच शासक हुआ और जो इस राजवंश का द्वितीय शासक माना जाता है। इसकी उपाधि भी महाराज थी। उसके समय गुप्त वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हुई। एलन के अनुसार घटोत्कच की संभवतः 300 से 319 से 20 ईस्वी तक शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी लिच्छवियों की अधीनता में शासन करता था। उसका कोई स्वतंत्र लेख नहीं प्राप्त होता है। फिर आता है महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त प्रथम। महाराज श्री घटोत्कच गुप्त के उपरांत उसका उत्तराधिकारी महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। अपनी उपाधि महाराज
धारण करने की महानता एवं स्वतंत्रता परिलक्षित होती है। डॉक्टर उदय नारायण राय के अनुसार इसी सम्राट के समय में गुप्त वंश ने भारतवर्ष में सबसे पहले सार्वभौम सत्ता एवं तत्कालीन राजमंडल में विशेष ख्याति अर्जित की। फिर आता है वैवाहिक संबंध। श्री चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह लिच्छव राजकुमारी महादेवी कुमार देवी के साथ किया। लिच्छवियों के साथ गुप्त का वैवाहिक संबंध उसके राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। इस संबंध में डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मत है कि जिस प्रकार हर्यक वंशी नरेश यानी कि बिंबिसार ने लिच्छवी कन्या चेलाना एवं छलना के साथ विवाह कर प्रथम मगध साम्राज्य की नींव डाली थी, उसी भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकन्या महादेवी कुमार देवी के साथ अपना विवाह द्वारा द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन अपने विवाह की स्मृति में चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन कराया और चंद्रगुप्त प्रथम के इस सोने के सिक्के पर चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी का चित्र अंकित है और इसके पीठ पर लिच्छवीय लेखा अंकित है और इस सिक्के का विवाह प्रकार लिच्छवी प्रकार आदि के नाम से जाना जाता है। राजा रानी प्रकार की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? इस संबंध में दो विचारधाराएं हैं। एलन के अनुसार इस मुद्रा का जन्मदाता चंद्रगुप्त प्रथम नहीं था, बल्कि उनके पुत्र चंद्रगुप्त ने अपने माता पिता की स्मृति में ढलवाया था। और इसके विपरीत डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्टेकर के अनुसार यह मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाई थी। साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य विस्तार के विषय में वायु पुराण में कहा गया है कि अनुगंगा प्रयागम च साकेतम मगधम स्थिता एतान जनपदान सर्वानम भोज्यंत गुप्त वंशजः। यानी अर्थात ये कहा गया है कि गंगा के किनारे प्रयाग साकेत तथा मगध पर गुप्त के वंशज भोग करेंगे। और इतिहासकार यानी कि पांचीटर ने यह मत स्वीकारा है। इस प्रकार उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार गंगा तथा यमुना के संगम तथा किया। तिरहुत दक्षिण बिहार अवध तथा इसके समीपवर्ती प्रदेश इसके राज्य के अंतर्गत वैशाली भी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हो गया। गुप्त संवत का प्रचलन। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। 319 से 20 इसी संवत का प्रयोग उनके वंशजों ने किया। कुछ इतिहासकारों का गंतव्य है कि कुमार देवी के विवाह के परिणाम स्वरूप लिच्छवी राज्य की प्राप्ति के उपरांत चंद्रगुप्त प्रथम ने इस संवत का परिवर्तन किया होगा, क्योंकि गुप्त वंश ने सार्वभौम सत्ता की प्राप्ति सर्वप्रथम इसी समय यानी कि 319 से 20 ईस्वी की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी तक शासन किया। तो इस तरीके से जो प्रारंभिक नरेशों ने अपना योगदान दिया अपनी राज्य की स्थिति को बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को कोई भी हेजिटेशन नहीं आया होगा, अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और अच्छे से अपना विषय को तैयार करते रहिए और अच्छे से अपने आने वाले जो ईयर्स हैं यानी कि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। जिसका पेपर अभी चल रहा है उनके लिए भी ये पेपर बहुत ही लाजवाब है। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए ये पेपर लाजवाब होगा। और जहाँ तक मेरे हिसाब से ये जो आपका पेपर का क्वेश्चन बना है ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए है। कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि सर आप पूछते हैं कभी कभी कि सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान ना दीजिए और अच्छे से अपना सिलेबस तैयार करते रहिए। सिलेबस को लास्ट तक देखिएगा, सिलेबस के अनुसार अपना प्रश्न देखिए और प्रश्न आपको हम अच्छे से देते हैं, अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। और इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।